नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना की तीसरी लहर की आज बात होगी। दरअसल कोरोना सुपर रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, उसके रोक पाना किसी के बूते की अब बात नहीं है। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, उसके बाद भी कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से रोज आदमी मर रहे हैं। कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए हैं, तो वहीं दूसरी लहर में कोरोना वायरस के निशाने पर युवा आबादी रही है। अब विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अगर देश में तीसरी लहर आई तो ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण का काम शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि अमेरिका अब 12 से 15 साल के बच्चों को टीका लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत में बच्चों की वैक्सीन आने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है, या हो सकता है कि उससे भी ज्यादा वक्त लग जाए। जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर तक आ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिन वैक्सीन हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे तीसरी लहर से बच्चों को बचा पाएंगे। क्या सरकार और डॉक्टर्स के पास उपाय है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सावधान, देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकट मंडरा रहा है और इसके निशाने पर हमारे और आपके बच्चे हैं। कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए, वहीं दूसरी लहर में कोरोना वायरस के निशाने पर युवा आबादी रही। अब विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अगर देश में तीसरी लहर आई तो ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा दुनिया के देशों में भी हुआ है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर तक आ सकती है। बाल चिकित्सा और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों ने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम को शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। ये समूह देश की कुल आबादी का 30% है। देश में 18 से 44 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है। इस आयु वर्ग के ऊपर के कई लोगों को पहले ही वैक्सीन की सुरक्षा कवच मिल चुकी है। इसीलिए अब वायरस उन लोगों को निशाने पर लेगा जिनके पास ये सुरक्षा नहीं है, यानी अब कोरोना की नजर हमारे बच्चों पर पड़ने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही कोरोना वायरस वर्तमान में बच्चों में गंभीर जटिलताएं नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन दूसरी लहर में संक्रमित बच्चों की संख्या में काफी तेजी आई है। हालांकि बच्चों गंभीर स्थिति में नहीं जाते, लेकिन वे संक्रमण के वाहक होते हैं। हालांकि बच्चे बुजुर्गों को संक्रमित कर सकते हैं, इसीलिए इसके बचाव के लिए हमें बच्चों के लिए टीके की आवश्यकता है। बिना बच्चों के टीकाकरण के हर्ड इम्यूनिटी पाना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका में अब 12 से 15 वर्ष के बच्चों को भी टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को अगले सप्ताह से 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाने की इजाजत दे सकता है। लेकिन भारत में बच्चों की वैक्सीन आने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर तक आ सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बिन वैक्सीन हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो कोरोना महामारी अब मासूमों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके लिए जाहिर तौर पर पहले से तैयार रहने की जरूरत है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि एडवाइजर है ICMR की। बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सुनीला जी आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है वो तो भयावह है, लेकिन इससे भी ज्यादा हालात खराब होने की आशंका अभी फिलहाल जताई जा रही है और कहा यही जा रहा है कि जो तीसरी वेव आएगी वो और ज्यादा खतरनाक होगी। ये तीसरी वेव मैम कब आ सकती है और किस तरह के हालात से हमें निपटना पड़ सकता है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सो मच जी। आपकी आवाज इको कर रही है, मेरी आवाज थोड़ा सा मेरे को ठीक करना पड़ेगा। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज हमें ठीक से मिल पा रही है जी। मैं कहना चाहूंगी कि अभी हमारे पास में कल भी 4 लाख से ऊपर केसेस आए हैं।
और जहां तक कि हम तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर तक हम सोचते हैं आ सकती है, अगर हमने सिचुएशन को भी कंट्रोल नहीं किया। तो ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है? एक तो जो हम एमपी की बात करते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि मास्क की बहुत ज्यादा कमी है, टेस्टिंग ट्रीटिंग ट्रैकिंग की बहुत ज्यादा कमी है, और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वैक्सीनेशन। अभी अगर हम देखें तो केवल 3% पॉपुलेशन को या जनता को 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन लगे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं एक चीज साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी आपको कि अब हम जब बाकी लोगों को वैक्सीनेशन कर लेंगे, आज की तारीख में हमारे पास में बच्चों की भी कोई भी टीके नहीं है। हालांकि फाइजर ने यूएसए में 12 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन या टीकाकरण शुरू किया, क्योंकि वो 16 साल से ऊपर पहले ही कर रहे थे। जी। परंतु अभी भी हम देखते हैं अगर जल्दी से जल्दी हमारे ट्रायल्स नहीं हुए, जैसे कि भारत बायोटेक ने इनिशिएट किया है ट्रायल करने का, और बाकी कंपनीज भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारा 30% का जो बहुत बड़ा सेगमेंट है पॉपुलेशन का, अगर ये अनइम्यूनाइज रह जाएगा तो हमारी डेफिनेटली तीसरी लहर का जो हम फेस करेंगे वो ज्यादा वो होगी, घातक होगी, और बच्चे हमारे काफी सफर करेंगे। परंतु अभी भी हमें 70% लोगों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उनकी हम मास्क टेस्टिंग और उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम जरूर उनको वो प्रमोट ही ना करें, बल्कि एक बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि कल जो आपने हैदराबाद के सीन्स दिखाए या हमारे बाकी के टेस्ट जहाँ पे पंचायती राज की हुए हैं, वो वाकई में जो सीन्स है बहुत ही भयावह है। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम तीसरी लहर को बचा सकते हैं, और टीकाकरण का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हमारे जितने 18 साल से ऊपर के हैं या जितने 45 साल के, सबको टीकाकरण करें। बिल्कुल, तो सभी को टीकाकरण करने की यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आपसे है मेरा डॉक्टर राजीव, क्योंकि अभी अगर हम बात करें बच्चों को लेकर खास तौर पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों को इन्फेक्ट कर सकती है, तो जाहिर तौर पे बच्चों को सुरक्षित रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन दूसरी लहर में बच्चे अभी किस तरह से इन्फेक्ट हो रहे हैं, और ये तीसरी लहर में ये जो ये कहा जा सकता है दिक्कतें हैं, वो और ज़्यादा कितनी बढ़ सकती है डॉक्टर राजीव? जी, जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर दूसरे वेव की सेकेंड वेव में हमने देखा है कि बच्चों को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें तेज बुखार 2 से 4 दिनों तक रहते हैं, सर्दी खांसी के अलावा उन्हें लूज मोशन भी हो रहा है, हेडेक होता है, बट वो रिकवर कर रहे हैं। अभी हमने जो देखा है पिछले 20-25 दिनों में किसी बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है। बट जैसा कि हम बताएं कि आपको कनाडा में ऑलरेडी 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, और अगले सप्ताह से अमेरिका में भी फाइजर को अप्रूवल मिल गई है, जब वो 15 वर्ष से ऊपर को वैक्सीनेट करें। आज हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो हम ऐसी वैक्सीनेशन करें, जिसके लिए सारी सरकार लगी हुई, वैक्सीन प्रोडक्शन कोई रातों रात तो होगा नहीं, इसमें समय लगेगा, और जितना ज्यादा हम वैक्सीनेट करेंगे उतने लोग के प्रति प्रोटेक्टेड होंगे और बाकी लोगों को फैला नहीं सकते। ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा, मैंने अभी कल मुझे पता चला है मुंबई में एक व्यवस्था की जा रही है जहाँ पे वो बच्चों को थर्ड वेव से बचाने के लिए पीआईसीयू की तैयारी। मुझे लगता है सारे राज्य सरकारों को इस पे अभी से काम करना चाहिए, और ये हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी करेगा अच्छा, और थर्ड वेव से भी बचाएगा। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे यहाँ पर सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन वैक्सीन की मैम लगातार बात हो रही है। डॉक्टर सुनीला गर्ग जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों को वैक्सीनेट करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि भारत में अगर कोरोना वैक्सीन आएगी बच्चों के लिए तो जाहिर तौर पे उसमें 1 साल का या 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेव तो सितंबर अक्टूबर तक की आ जाएगी, यानी कि अगर 1 साल बाद या यूँ कहें कि 1 साल के अंदर भी अगर कोरोना की वैक्सीन बच्चों के लिए आती है तो भी वो तीसरी लहर तो पहले ही आ जाएगी, वैक्सीन बाद में आएगी, तो उसका मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ऐसे में कोरोना वैक्सीन पहले आ जाए, बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके, उसके लिए आखिर कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत आप समझती हैं फिलहाल? देखिए, डॉक्टर राजीव ने भी जैसे बताया, ऐसा नहीं कि बच्चे अभी भी इन्फेक्ट नहीं हो रहे, अभी माइल्ड उनको इन्फेक्शन है, परंतु हमारे पास में 70% पॉपुलेशन अभी भी है। अगर हमने 70% पॉपुलेशन
को हमने इम्यूनाइज किया और साथ ही साथ हमारे कुछ बच्चे इन्फेक्ट हो गए, तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी वैसे ही 80% के करीब पहुंच जाएगी। परंतु बाकी अगर हमारे 70% लगवाएंगे तो ये बहुत जरूरी है हमारे को जल्द से जल्द हम टीकाकरण बाकी लोगों का करवाएं, ताकि हम जो को अगर वैक्सीन नहीं भी लगता है और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन मैम दूर को देख के चलना पड़ेगा ना। अगर हम बाकी देशों की अगर हम बात करें तो ये एक रिसर्च में निकल के सामने आया है कि जैसे पहले ये कहा गया था कि दूसरी वेव में हो सकता है कि लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, जो कि पहली वेव में हमने नहीं देखी थी। तो ऐसे में देखने के लिए मिला कि भारत में किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, क्योंकि हम दूसरी वेव के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब तीसरी वेव के लिए देखने के लिए मिला है कि बच्चों को भी ऑक्सीजन की जरूरत तीसरे वेव में कई देशों में पड़ी है। तो ऐसे में अगर तीसरे वेव में बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनको उनकी ज्यादा संख्या में मौत हो रही है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। या फिर हम ये सोचकर कहीं ना कहीं इस चीज को हटा सकते हैं या दरकिनार कर सकते हैं कि देखिए उनमें तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और बच्चे बिना ऑक्सीजन के ही ठीक हो रहे हैं, या फिर हमें पहले से ही पुख्ता तैयारी करने की जरूरत है रिसर्च को देखते हुए? बिल्कुल पुख्ता तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि हम ऐसे ना हो कि बिल्कुल अनअवेयर हो। तो सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और बच्चों की जांच का कैसे इलाज करना है, यहाँ पे जैसे डॉक्टर राजीव भी बैठे हैं, तो पीडियाट्रिशियंस की कितनी प्रिपेयर्डनेस है ये बहुत जरूरी रहेगी हमारे इस पे जब हम थर्ड स्टेज की तरफ जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अगर हमारी ज्यादा से ज्यादा संख्या का अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो ये बहुत कम मात्रा में हमारे देश को इन्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैन पावर की ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी दवाइयां भी सारी उपलब्ध होनी चाहिए, ऑक्सीजन उपलब्ध होनी चाहिए। परंतु ये ना हो कि हम टीकाकरण का हम शोध छोड़ते हैं, तो साथ साथ जारी रहेगा। परंतु बाकी चीजें जो है हमें सारी तैयारी करनी पड़ेगी और ये मान के चलना पड़ेगा कि हमें तीसरी वेव के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि बेसिकली जो है हमारे इन्फेक्ट होंगे तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि बच्चों का ही टीकाकरण केवल रह जाएगा। हमारे पास में एडल्ट का टीका अभी है और 18 साल से ऊपर का टीका है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हम करें कि सबका टीकाकरण करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ ध्यान दें और भीड़ भाड़ ना हो, इसकी अभी से तैयारी। बिल्कुल, तो इसको अभी से तैयारी यहाँ पर करने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर राजीव, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि खराब स्थितियां हैं, लेकिन वैक्सीन अभी भारत में आना कितना आप जरूरी समझते हैं? और क्या आपको लगता है कि वैक्सीन आने के बाद बच्चों को वैक्सीनेट करने के बाद इस समस्या से कुछ हद तक कहीं ना कहीं छुटकारा मिल पाएगा, कि तीसरी वेव को कहीं ना कहीं हम संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे? मैम, वैक्सीन के अलावा कोई और विकल्प है नहीं हमारे पास। हाँ। सावधानियां हम सभी बरत रहे हैं, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं जितना हो सकता है उनसे। और अगर हम वैक्सीनेट कर लेते हैं, आप देखो जितने को भी 2 वैक्सीन लग गई हैं, उनके पास अगर होता भी है तो बहुत माइल्ड सिम्टम हो। वैक्सीनेशन नए स्ट्रेन को वैक्सीन में इंक्लूड करना, जैसे हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पे देखते हैं, आगे आप देखेंगे कि हमें अगले कई वर्षों तक इस वैक्सीन को अलग अलग स्ट्रेन को डेवलप करके लगाना पड़ेगा और यही हमारा एकमात्र विकल्प है। बिन वैक्सीन क्या कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकती है डॉक्टर राजीव? जी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर वायरस जैसे आप देख रहे हैं म्यूटेंट वायरस है, वो अपने स्वरूप बदल रहा है, तो अगर हम उसके प्रति अगर अपने बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं डेवलप करेंगे तो कहाँ बचेंगे। ठीक है डॉक्टर सुनीला, आपसे मैं जानना चाहूंगी मैम, जो फिलहाल हालात बने हुए हैं जाहिर तौर पर खतरनाक है, लेकिन और ज्यादा हालात बेकार ना हो इसके लिए हमें अभी से कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपके नजरिए से जानना चाहूंगी, क्योंकि कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि आपके पास तीसरी वेव से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय है। तो ऐसे में डॉक्टर के नजरिए से आप मुझे समझाने की कोशिश करें और हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि डॉक्टर के नजरिए से फिलहाल और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है और किस तरह का मास्टर प्लान होना चाहिए आने वाली वेव से निपटने के लिए। देखिए, एक तो ये हमें अभी के आज की तारीख में देखना पड़ेगा कि हमारी 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 1 लाख से एक्टिव केसेस, हमारे 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 50,000 से लेके 1 लाख एक्टिव केसेस है।
तो पहले तो हमें इन राज्यों पे काम करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ केयर का अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी और ट्रेन मैन पावर की, ये बहुत जरूरी है। और इन राज्यों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी और वो ये एक चैलेंज है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँ, साथ ही साथ हमें ये भी तैयारी करनी पड़ेगी कि इन स्टेट्स में पर्टिकुलरली हम लॉकडाउन का, हम पूरे देश में नहीं सोच सकते, परंतु इन देशों में, क्योंकि हमारे ये राज्यों में हम सोच सकते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ हम लॉकडाउन, और ये बिहेवियर जो है ऐसा नहीं कि लॉकडाउन होने से हमारा बिहेवियर हो जाएगा, और घर में भी हम डबल मास्किंग की कोशिश करें। और होम आइसोलेशन एक हमारे पास में एक बहुत बड़ा विकल्प है, जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बेड की बहुत ज्यादा समस्या है। ऑक्सीजन का हम काफी तरह से अब हमने उसमें निदान पाया है, और दिल्ली में भी हमने देखा है कि कल कोई बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि अधिक मात्रा में हमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिली। और इस तरह से बॉम्बे का भी एक मॉडल हमारे सामने आया, इस तरह से हम ऑक्सीजन का अप्रोप्रिएट उपयोग करके हम ऑक्सीजन का पूरा बचाव कर सकते हैं, वेस्टेज का बचाव कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जरूरी है। तो मैं इसको जैसे कि आपको कहती हूँ MTV, मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन, ये तीनों चीजें जरूरी है। परंतु साथ साथ एक राज्य को तय करना होगा किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन लगाना है। परंतु ये जो सप्ताह सप्ताह के लॉकडाउन जो है ये काम नहीं करेगा, तो हमें इस चेन को तोड़ना होगा ताकि वायरस जो है को ना फैले। और मास्किंग का तो बहुत ज्यादा, और करेक्ट मास्किंग का बहुत ज्यादा है। और ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं ये कहूँ कि 18 साल से ऊपर के लोग, 45 साल से ऊपर के वैक्सीनेशन को जल्दी। जी ठीक है डॉक्टर राजीव, जिस हम फाइजर की बात कर रहे हैं या फिर यूँ कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में अगले सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन का काम, बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा, क्या इसकी गुणवत्ता के ऊपर भी बातचीत हो पाई है? क्या कितने फीसदी ये कारगर है, और क्या बच्चों को अगर लगाएंगे तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं निकल के सामने आ सकता है इस बारे में? जी, इसका बड़े पैमाने पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए अमेरिका में, और फाइजर कंपनी आपको पता है लीडिंग वैक्सीन कंपनी, इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। अब अगर वहाँ जैसे वैक्सीनेशन होता है और उनकी जब क्लिनिकल रिपोर्ट्स आएंगे, और अगर उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं और हमारे यहाँ से अप्रूवल मिलेगी, तो फिर हम अपने यहाँ भी उस वैक्सीन को अपना सकते हैं। वैक्सीनेशन एक ही हमारे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे हम सभी को प्रोटेक्ट कर सके। पूरी जिंदगी हम लॉकडाउन में तो नहीं जी सकते, कब तक ऐसा? एक समय है जहाँ जाके आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों की शिक्षा, स्कूलिंग सब कुछ करनी है। तो वैक्सीनेशन जब हो जाएंगे तो हमारे बच्चे सेफ। आप देखिए और कई बीमारियों में हमने वैक्सीनेशन के तहत कितनी विजय पाली। आज रोटा वायरस वैक्सीन से के आने से कोई बच्चा एडमिट नहीं होता डायरिया में, सभी बच्चे घर पे ही ठीक हो जाते। हाँ, समय लगेगा बट हम सही दिशा में। बिल्कुल मैम, लेकिन एक सवाल ये भी है कि समय तो लगेगा, लेकिन जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ्स की कमी है, हमारे पास बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, और इस बीच बच्चों को भी वैक्सीनेट करना, अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो बच्चों को वैक्सीनेट करना जाहिर तौर पे एक ये बड़ी चुनौती होगी। और किस तरह की चुनौतियां सामने आएगी, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, अभी तक बड़े लोगों को ही वैक्सीनेट नहीं किया गया। और दिक्कत ये भी है ना मैम, अगर हम देखें जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, 3 महीने के अंदर 3 महीने तक की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपका बूस्ट रहता है, वो अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोगों को आज वैक्सीन लग गई, कुछ लोगों को 3 महीने बाद वैक्सीन लगेगी, तो जो पहले वैक्सीन लगी है वो तो 3 महीने बाद उसका इम्यूनिटी सिस्टम फिर डाउन हो जाएगा, फिर उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। इस सर्कल को कैसे ठीक किया जा सकता है? नेहा जी, ये सारे हमारे अभी प्रिजम्पशंस हैं, क्योंकि अभी तक हमने 1 साल तक देखा नहीं है करके कि हमारा वैक्सीनेशन का कितना असर रहता है। परंतु जितने ट्रायल्स हैं उनमें ये है कि हमारी एंटीबॉडीज लगभग 1 साल तक रहेंगी, और 1 साल के बाद हो सकता है हमें बूस्टर लगाना पड़े। एंड जैसे कि राजीव जी भी कहते थे, जो कि मैंने, अगर मैं सुन पाई तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें वैक्सीनेशन को भी टाइम टू टाइम हमें देखना चाहिए, क्योंकि मेरा भी अपना ओपिनियन कि हमारे बहुत सारे म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं। तो जैसे कि हम फ्लू के लिए वैक्सीन देखते हैं, तो हर साल WHO बताता है कि कौन से स्ट्रेन का वैक्सीन हमें तैयार करना है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वो जो हमारा इस साल वैक्सीन लगा है, क्या वही स्ट्रेन हमें अगले साल देखना पड़ेगा, क्योंकि अब
मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, इन सब कंपनीज ने देखना शुरू कर दिया कि क्या हमारे वैक्सीन म्यूटेंट्स के लिए भी कारगर हैं कि नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट आवश्यकता है कि वैक्सीनेशन पे पूरी तरीके से ख्याल रखना, परंतु अभी तो आज की तारीख में हमारे वैक्सीनेशन कारगर हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं बार बार यही कहती हूँ कि वैक्सीनेशन लगवाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। ये बार बार हम हर एक प्लेटफॉर्म से कहते हैं, और जितनी भी गैदरिंग्स है जो कि हमारे पोटेंशियल, ये हमारे हम कहते हैं हॉटस्पॉट्स है इन्फेक्शन के, चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग्स है, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की गैदरिंग है, आज की तारीख में हमें को पूरा को खत्म करना पड़ेगा। और आपने नेहा जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया मैन पावर का। हमारे पास में मैन पावर है, परंतु उसका हमें उपयुक्त उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास में अगर 100 नर्सेज है हॉस्पिटल के, तो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से हम 25% का हम उनको बारी बारी से वो करें, ये ना हो कि एक बार में सभी लोग कर दें। दूसरा, हमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या हमारे और स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं, हम बहुत जल्दी अगर हम उनको भी तैयार करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें देखना है कि पेशेंट का मैनेजमेंट जो है, केवल ये नहीं कि हमने मेडिकल मैनेजमेंट करना, वो डायरेक्टली सीनियर के सुपरविजन में काम कर सकते, परंतु एक आंख जरूर चाहिए एक बच्चे जो कि मेडिकल स्टूडेंट है या नर्सिंग स्टूडेंट है, एक मरीज के ऊपर, ताकि वो बराबर से देख सके कि बकायदा अस्पताल में ठीक से कंडीशन चल रही है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है, खाना वगैरह कोई वेंटिलेटर वगैरह पे तो खाना ठीक से मिल रहा है, सब चीजें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये हमने घर में भी देखा है, क्योंकि आज की तारीख में, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, होम बेस्ड केयर पर भी बहुत ज्यादा सरकार का योगदान, इसी पे या ध्यान है। हमें जितने मेडिकल वर्कर्स हैं IMA के प्लेटफॉर्म पे, उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा। हमें जबरदस्ती एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना, हमें स्टेरॉइड्स का प्रयोग नहीं करना। तो इसमें भी, या रेमडेसिविर जिसका हम अस्पताल कह देते हैं, आप रेमडेसिविर लेके आए, प्लाज्मा थेरेपी लें, इनका बहुत सिलेक्टेड टूल है। तो इससे मैन पावर की ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जो फर्स्ट वेव थी उसके अंदर सिम्टम्स जो थे वो थोड़े अलग थे। अब सेकंड वेव में जो सिम्टम्स है वो इस तरह से भी देखे जा रहा है कि लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, या फिर बदन दर्द हो रहा है, इस तरह की भी चीजें निकल के सामने आ रही है। तो जो वायरस है वो कहीं ना कहीं अपना नेचर बदल रहा है, दिक्कतें कहीं ना कहीं ज़्यादा क्रिएट करता जा रहा है। एक रिसर्च में ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जो पहला फेज था उसके अंदर लंग्स को इन्फेक्ट करने में 10 दिन का वक्त लगता था, 5 से 7 दिन का वक्त लग रहा है, और आने वाली थर्ड वेव में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, और 2 से 3 दिन में वो मरीज की जो हालत है वो और ज़्यादा खराब कर सकता है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, जब हम, ये तो बड़ों की बात हो गई सर, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को लेकर हम बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ उनको देखते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों के अंदर भी क्या लक्षण में बदलाव हो सकते हैं क्या थर्ड वेव में? ये तो देखना पड़ेगा, बट हाँ, लंग्स तो इजीली अफेक्टेड रहेगा, और आपका डाटा भी सही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2 से 3 दिनों में लंग्स को काफी मात्रा में इन्फेक्ट करेगा। मैं आपके पिछले एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जो वैक्सीनेशन के बारे में आपने बताया। आज हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन करने की टीम है, तो हमारे को सिर्फ वैक्सीन चाहिए। अगर एक बार वैक्सीन प्रचुर मात्रा में मिल जाए, हम लोग बहुत अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीरा जी आपका भी, और डॉक्टर राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर वैक्सीन चाहिए और वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी रहेगा, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि बच्चों को आखिर कैसे सुरक्षित रखें। लेकिन इस बीच जाहिर तौर पर आपकी समझदारी ही आपके काम आएगी। बच्चों को सुरक्षित रखना है, आप घर पे रखिए, आप उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो कि आयुर्वेद में कही गई है। आप तमाम एहतियात बरतते हुए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए, घर में साफ सफाई रखते हुए, और अगर बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है वो बेहद भयावह हैं, और जाहिर तौर पर आने वाला वक्त और ज़्यादा खराब हो सकता है। लिहाजा ऐसा ना हो, उसके लिए आपको ही सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। आपको ही कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।